नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में आमने सामने होंगे पुतिन और पूरा पश्चिम। 3 साल में पहली बार G20 मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं रूसी राष्ट्रपति। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नाटू और द एलिफेंट विस्परर्स ने रचा इतिहास, ऑस्कर जीतने पर पीएम मोदी ने दिया ये बयान। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि देश का अपमान किया, सदन में आकर माफी मांगे, लंदन में दिए बयान पर संसद में घिरे राहुल गांधी। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि समंदर में चीन को टेंशन देगी भारतीय नौसेना, तैनात करेगी 200 ब्रह्मोस मिसाइल। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि 160 सीटें और पीएम मोदी की 60 रैलियां, भाजपा 2024 के लिए इन राज्यों में बना रही है खास प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सदन में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में आमने सामने होंगे पुतिन और पूरा पश्चिम। 3 साल में पहली बार G20 मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं रूसी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन को हथियार देने के लिए रूस पश्चिम को धमका रहा है। और इस बीच राजधानी नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा करेंगे। अधिकारियों के हवाले से ब्लूमबर्ग में अपनी खबर में ये जानकारी उन्होंने दी है। और ये एक दुर्लभ मौका होगा जब पुतिन और तमाम विपक्षी नेता एक ही मेज पर आमने सामने होंगे। खबरों की माने तो क्रेमलिन पुतिन के शेड्यूल को क्लियर करने पर काम कर रहा है ताकि रूसी राष्ट्रपति इसमें हिस्सा ले पाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नाटू और द एलिफेंट विस्परर्स ने रचा इतिहास, ऑस्कर जीतने पर बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्कर 2023 इस बार भारत के लिए काफी खास रहा। कहा जा सकता है कि भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के नाम 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं। RRR और द एलिफेंट विस्परर्स दोनों ने 95वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार जीते हैं। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने इसे लेकर फिल्म से जुड़ी टीमों को बधाई दी है। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म RRR लगातार कामयाबी हासिल कर रही है और फिल्म के गाने नाटू को भी लोगों ने काफी पसंद किया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में SS राजामौली की फिल्म RRR के नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से सम्मानित किया जा चुका है। और अब ये सॉन्ग ऑस्कर भी जीत चुका है। और साथ ही गुनीत मोंगा की द एलिफेंट विस्परर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर जीता है। और फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और इन अवार्ड्स को जीतने के बाद भारत में जश्न का माहौल है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिलने पर बधाई दी और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना होगा जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश का अपमान किया, सदन में आकर माफी मांगे राहुल गांधी। लंदन में दिए बयानों पर संसद में घिरे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, लंदन में दिए अपने एक भाषण में भारत में लोकतंत्र खत्म होने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी संसद में घिरते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे चरण की संसद में शुरुआत हुई तो राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल जैसे सीनियर नेताओं ने जमकर हमला बोला। दोनों ही नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को लंदन में भारत को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सदन के सदस्य राहुल गांधी ने भारत को लंदन में बदनाम किया। मेरी मांग है कि सदन के सभी सदस्य उनकी निंदा करें और वो सदन के सामने आकर माफी मांगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समंदर में चीन को टेंशन देगी भारतीय नौसेना, तैनात करेगी 200 ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना जल्द ही 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने जा रही है। नौसेना इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की डील पर साइन करेगी। रक्षा मंत्रालय में यह प्रक्रिया लगभग शुरुआती चरण में चल रही है और जल्द ही इस मामले में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के साथ ही बैठक होगी। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल मुख्य हथियार है जो कि समुद्र में दुश्मन के जहाजों पर हमला करने में काम आती है। सूत्रों के मुताबिक स्वदेशी कंटेंट वाली मिसाइलें युद्धपोतों पर तैनात की जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 160 सीटों पर पीएम मोदी की 60 रैलियां, भाजपा 2024 के लिए इन राज्यों में बना रही है खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
खास रणनीति बनाई जा रही है। कमजोर सीटों को चुनकर प्रचार के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। पार्टी को लगता है कि कमजोर मानी जा रही सीटों पर यदि वो अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में संभावित नुकसान की स्थिति को कवर कर पाएगी। पार्टी ने 3 महासचिवों सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग की एक कमेटी बनाई है जो लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। शनिवार को होम मिनिस्टर अमित शाह के आवास पर इस कमेटी की मीटिंग हुई थी। वहीं दोस्तों, इस बैठक में भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष के अलावा केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद थे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने इस बार 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए वो उड़ीसा, बंगाल जैसे राज्यों पर भी खास फोकस कर रही है ताकि सीटों का आंकड़ा बढ़ाया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, आपके राज्य में ऐसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में इन दिनों मौसम बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जहां कभी काफी गर्मी होती है तो कई बार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। विभिन्न राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में अगले 2 दिन तक बारिश और आंधी तूफान आ सकता है और इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भी 12 मार्च की रात से 14 मार्च तक बारिश व आंधी तूफान की दस्तक हो सकती है। दक्षिण मध्य और पूर्वी भारत में 15 से 17 मार्च के दौरान बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। गुजरात के अन्य इलाकों, विदर्भ, केरल, माहे, पश्चिम राजस्थान, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में ये 35 से 37 डिग्री के बीच रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गाजियाबाद, अलीगढ़, अयोध्या समेत यूपी के 7 शहरों को लेकर ये काम करने जा रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार प्रदेश के 7 शहरों से 9 लाख टन से अधिक कचरे का निस्तारण करने जा रही है। इसके अलावा सरकार प्रदेश के 4 नगर निकायों में सेग्रीगेटेड वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है और हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 7 शहरों में लीगेसी वेस्ट को निस्तारित करने की योजना के DPR को मंजूरी देते हुए राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी संचालन समिति के पास भेज दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 6 महीने में चौथा दौरा 2 अप्रैल को फिर आ रहे हैं बिहार। क्या है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का टारगेट? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सत्ता से बाहर निकालने के बाद बीजेपी बिहार पर गंभीरता से फोकस कर रही है। पार्टी के बड़े नेता अक्सर तलाश कर बिहार को साधने आते रहते हैं और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। 2 अप्रैल को अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बीते 6 महीने में उनका ये चौथा दौरा है। मिशन 2024 सामने है और बिहार की 40 लोकसभा सीटों में अधिकतम पर कब्जा करने के लिए बीजेपी संकल्पित है। पार्टी नेताओं का दावा है कि 36 सीटों पर एनडीए विजय हासिल करेगा और इसे देखते हुए भाजपा के बड़े नेताओं का ताबड़तोड़ दौरे बिहार में हो रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। आगामी 2 अप्रैल को अमित शाह सासाराम और नवादा जाएंगे और मिशन 2024 और टारगेट 36 को ध्यान में रखते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर है और पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और सीताब दरिया की तर्ज पर शाह की जनसभा को अधिकतम भागीदारी से सफल बनाने में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। अनंतनाग में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़, 24 घंटे में तीसरी बड़ी हथियारों की खेप बरामद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस और सेना की टीम आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश कर रही है और टीम ने जिले के रख ममीन इलाके में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में तीसरी बड़ी हथियारों की खेप पकड़ी गई है और इससे पहले रविवार को जम्मू संभाग के जिला राजौरी और घाटी के हंदवाड़ा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। LAC पर चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की और इसके कारण द्विपक्षीय संबंध हुए प्रभावित, MEA के एनुअल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 जारी की और इसमें मंत्रालय ने भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया और कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश की है और चीन की तरफ से लगातार इस तरह के प्रयास हुए हैं और इसके चलते भारत
भारत चीन द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अप्रैल मई 2020 से पश्चिम क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव के कई प्रयास किए और इसके चलते LAC पर शांति भंग हुई। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन के इन प्रयासों का भारत की तरफ से हमेशा मजबूती से उचित जवाब दिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान चीन कांपेंगे भारत के इस आत्मघाती हथियार से, घर में घुसकर मचाएगा तबाही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में अपने नए प्रेसिशन अटैक लाइटरिंग म्यूनिशन यानी कि PALM-400 हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है। और ये एक लंबी दूरी का आत्मघाती ड्रोन है जिसे दुश्मन के इलाके में दूर से ही भेजकर तबाही मचाई जा सकती है और एक तरह का रिमोटली पायलटेड व्हीकल है। ये साल भर से ज़्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध या फिर 44 दिन चले अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग हो, दोनों ही जगहों पर इस आत्मघाती हथियार का इस्तेमाल धड़ल्ले से हुआ है। ये दूर से ही हमला करने में सक्षम होते हैं और इन्हें चलाने के लिए रिमोट का सहारा लेना होता है। यह हथियार दुश्मन के कैंप, बंकर, टैंक आदि को आसानी से उड़ा सकते हैं या फिर सैन्य टुकड़ी को तितर बितर कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ताइवान को लेकर बढ़ा अमेरिका चीन में तनाव और इसी के साथ US जनरल बोले कि हमें चीन के जहाज़ों को डुबोना होगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक टॉप जनरल ने सुझाव दिया है कि ताइवान के चारों तरफ चीन के घेराबंदी को तोड़ने के लिए हमें चीन के जहाज़ों को समुद्र में डुबाना होगा। बता दें कि यह सुझाव US पैसिफिक एयर फोर्सेस के कमांडर जनरल केनेथ विलबैक ने दिया है और बुधवार को अमेरिका के कोलोराडो में एयर एंड स्पेस फोर्सेस एसोसिएशन वॉरफेयर के कार्यक्रम में विलबैक ने कहा कि हथियारबंद ड्रोन और B-21 रेडार हथियारों की मदद से इस मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंदुस्तान की मीडिया उड़ा रही है पाकिस्तान का मजाक, इमरान खान ने शहबाज सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शहबाज सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं उन्होंने भारतीय मीडिया में हो रही पाकिस्तान की तंगहाली का भी जिक्र किया। पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए इमरान खान ने जो वीडियो जारी किया है उसमें पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है, पेट काटकर फौज को पाला लेकिन सब बेकार हो गया। PTI के अध्यक्ष इमरान खान जिलाए शाह के इसाले सवाब के लिए एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा नेताओं के पास पाकिस्तान और विदेशों में बड़ी संपत्ति है और उन्हें पाकिस्तान के लोगों की परवाह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारतीय TV चैनल पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और खुशी खुशी बता रहे हैं कि देश कैसा है, ये कैसा विनाश की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विदेशों में छिपे अपराधियों के लिए काल बना ऑपरेशन त्रिशूल, 33 को पकड़कर भारत लाई CBI और रेडार पर 276। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च किया है। इसके तहत जांच एजेंसी अब तक 33 लोगों को प्रत्यर्पित कर चुकी है जो कि अलग अलग देशों में रह रहे थे। CBI के सीनियर अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत इस साल 6 क्रिमिनल्स को प्रत्यर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते CBI दूसरे देशों के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से संपर्क साधती है जिसके आधार पर एक्शन लिया जाता है। वहीं दोस्तों, वांटेड मोहम्मद हनीफ मक्कत को सऊदी अरब से हाल ही में प्रत्यर्पित किया गया है। उसे रविवार को ही भारत वापस लाया गया और 2006 में करीम नाम के व्यक्ति के अपहरण और हत्या मामले में मक्कत के खिलाफ रेड नोटिस जारी था। केरल में कोझिकोड के कुन्नमंगलम पुलिस स्टेशन में इसे लेकर केस दर्ज किया गया था और इससे पहले इंटरपोल के रेड नोटिस से पता चलता था कि वांछित आरोपी सऊदी अरब में था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फूलों की बारिश, कर्नाटक पर बीजेपी की नज़र, मोदी के नारे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया मेगा रोड शो। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के मैसूर में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मांड्या में करीब 2 किलोमीटर तक रोड शो किया और रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग नजर आए। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गाड़ी से बाहर आकर लोगों का अभिवादन किया। मांड्या में प्रधानमंत्री की उपस्थिति राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है क्योंकि राज्य में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और मांड्या जिला
पुराने मैसूर क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है और ये पारंपरिक रूप से जनता दल सेक्युलर का गढ़ रहा है और जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक को छोड़कर सभी पर जेडीएस का कब्जा है और बीजेपी 2019 में हुए उपचुनावों के दौरान एक सीट जीतकर मांड्या जिले में पैठ बना सकी थी। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मांड्या जिले में एक सार्वजनिक रैली में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मैसूर कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहर हैं और एक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है तो दूसरा ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। दोनों शहरों को तकनीक के माध्यम से जोड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहा कि लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक की शिकायत करते थे, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे से ये दूरी केवल 1 घंटे में पूरी की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में झमाझम बारिश, मुंबई में सीजन का सबसे गर्म दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्काईमेट वेदर के अनुसार एक ट्रफ पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा होते हुए दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तक जा रही है और एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 13 मार्च को पश्चिमी हिमालय तक पहुंचेगा। अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश के आसार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हंदवाड़ा में आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश, पुलिस ने हथियार का जखीरा कर लिया बरामद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि हंदवाड़ा में हंगनीकूट इलाके के पुलिस ने रविवार को बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने बताया कि सालनार हंगनीकूट में तलाशी अभियान चलाया गया और क्षेत्र की तलाशी के दौरान हथियारों और गोला बारूद का एक पुराना डंप मिला और इसमें एक AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 75 राउंड, 10 ग्रेनेड, 26 UBGL ग्रेनेड और 8 UBGL बूस्टर के साथ कई सारे ऐसे तत्व मिले हैं। दोस्तों, इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में 113 दिन बाद एक दिन में कोविड के 524 नए मामले सामने आए। केंद्र ने राज्यों को फिर से किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत में 113 दिनों बाद 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 524 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया। नए मामले के बाद देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3618 हो गई है और केरल में एक शख्स की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को सुबह 8 बजे तक केरल में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,781 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ हो गई है और कोविड-19 से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80% दर्ज की गई है। इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,56,083 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना, कहा 2024 के पहले राहुल गांधी को हो चुका है हार का अंदेशा। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने पीपी पुल का किया उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची और इस दौरान दौरे के अंतिम दिन कई कार्यक्रम में शामिल होकर जगदीशपुर विधानसभा पिछूती गांव के रंगवा घाट पर गोमती नदी पर बने पीपे के पुल का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आज़ादी के बाद से इस इलाके में पुल नहीं बना, लेकिन अब यहाँ इस विधानसभा में 4 पीपे के पुल बनकर तैयार हो चुके हैं और अभी रंगवा घाट का ये पुल पीपे का है, लेकिन जल्द ही इसे स्थायी पुल बनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत लाने पर होगी मोदी किशिदा की वार्ता। 20 मार्च को भारत आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मार्च 2022 को नई दिल्ली यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत में संयंत्र लगाने के मुद्दे पर बात हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों के बीच इस बारे में कई चरणों में बातचीत हुई और भारत जापान औद्योगिक और प्रतिस्पर्धी साझेदारी ने इसके भावी रोड मैप का एक प्रारूप भी तैयार कर लिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अब जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए बैठेंगे तो उनकी तरफ से इस रोड मैप को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया है कि इस रोड मैप के तहत जापान की बड़ी, मझोली, छोटी हर तरह की कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन भी मिलेगी और इसके लिए
आवश्यक श्रम की व्यवस्था भी भारत ही करेगा। किशिदा 20 मार्च को अपनी दूसरी भारत यात्रा के लिए आ रहे हैं और विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी। साथ ही जापान की अगुवाई में होने जा रही G7 बैठक में और भारत की अगुवाई में होने जा रही G20 बैठक को लेकर भी बातचीत होगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि G7 दुनिया के आर्थिक तौर पर सबसे संपन्न 7 देशों का समूह की बैठक मई 2023 में जापान में होनी है और पीएम किशिदा इसके लिए मोदी को आमंत्रित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पर दुनिया को मनाना मुश्किल, हेकड़ी ढीली पड़ी तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को कहा दोस्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर एक बड़ा सच कबूल लिया है। बिलावल ने ये बात कबूल ली है कि उनका देश कश्मीर मसले को यूएन में एक मुख्य मुद्दा बनाने और इस पर संगठन का ध्यान आकर्षित करने में नाकाम रहा है। बिलावल ने यह भी मान लिया है कि जहां उनके देश की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं तो कश्मीर पर भारत के सभी कूटनीतिक प्रयास यूएन में सफल हो रहे हैं। बिलावल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात स्वीकार की और बिलावल ने अपने बयान में भारत को पहली बार दोस्त करार दिया। बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको ये जानने की जरूरत है कि हमें कश्मीर मसले पर यूएन के एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ाने में और इस पर संगठन का ध्यान आकर्षित करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद बिलावल ने थोड़ा लड़खड़ाते हुए भारत का जिक्र किया और उसे दोस्त कहकर संबोधित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में लॉकडाउन की तैयारी, कोविड के बाद अब इस बीमारी से मचा हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन एक बार फिर कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। चीन में कोविड-19 के मामलों में तो कमी आ रही है लेकिन फ्लू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से चीनी अधिकारी कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। इस फैसले के बाद लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से कोविड के वक्त के जैसे हालात हो जाएंगे। चीनी शहर शियान में लॉकडाउन को लेकर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि शहर में संक्रमित क्षेत्रों को बंद किया जा सकता है। ट्रैफिक को कम करने को लेकर भी आदेश जारी किया जाएगा और साथ ही उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल, थिएटर, पुस्तकालय, पर्यटक स्थल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान भी बंद रहेंगे। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के अनुसार सभी स्तरों पर स्कूलों और नर्सरी को बंद कर दिया जाएगा। शियान की जनसंख्या लगभग 13 मिलियन है। ये शहर एक फेमस पर्यटन स्थल भी है।